थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2012 की द बेटन आउटलॉज। ये कहानी है तीन भाइयों की जो बेहद वॉयलेंट हैं और एक बच्चे को बचाने के लिए ये मल्टीपल गैंग से भिड़ जाते हैं, जिससे बड़े अमाउंट में गन फाइट्स और शूटआउट्स होने लगते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज के वीडियो की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। तो ये कहानी शुरू होती है एलेबामा के मॉन्टेगरी शहर में, जहां हम एक कार में ऑडी ब्रदर्स को देखते हैं। ये तीनों भाई हैं, मैक्वीन ऑडी, ब्रिक ऑडी और लिंकन ऑडी, और ये तीनों एक घर के सामने अपनी कार पार्क करके कार में से हथियार निकालने लगते हैं। ये तीनों भाई बेहद वॉयलेंट हैं, पर ये सिर्फ बुरे लोगों को ही टारगेट करते हैं और आज भी ये शहर के आखिरी बचे ड्रग डीलर और उसके गैंग को खत्म करने आए हैं, क्योंकि ये अपने शहर में किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं करते। उस घर का डोर नॉक करने पर अंदर बैठे गैंगस्टर्स इनके लिए दरवाजा नहीं खोलते, जिसके बाद ये तीनों दरवाजे तोड़ के अंदर आ जाते हैं और एक गन फाइट में उस पूरे गैंग को खत्म कर देते हैं। और पुलिस के आने से पहले ये तीनों वहां से चले जाते हैं। शहर का शेरिफ हेनरी जब वहां आता है, तब वो क्राइम सीन देख के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे ऑफिसर से कहता है कि ये सब किसी गैंग वॉर का रिजल्ट है और ये गुंडे आपस में ऐसे ही लड़के मर जाएंगे, इसीलिए पुलिस को इसमें घुसने की जरूरत नहीं है और वो इसे इस केस को बंद करने को कह देता है। पर वो ऑफिसर कहता है कि यहाँ लगभग 500 राउंड्स गोलियां चली हैं और हमें बिना इन्वेस्टिगेट करे इस केस को ऐसे बंद नहीं करना चाहिए। जिस पे हेनरी कहता है कि मैं इस एरिया का शेरिफ और तुम्हारा बॉस हूँ, इसीलिए मुझे काम करना मत सिखाओ और बस मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। नेक्स्ट सीन में ऑडी ब्रदर्स अपने घर में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारे समाज सुधार के इस मिशन से हम कोई पैसा नहीं कमा पाते और हमें पैसा कमा के अपने घर को रेनोवेट करके यहाँ एक स्विमिंग पूल बनाना चाहिए। तभी एक लड़की इनके घर के डोर को नॉक करती है, जिसका नाम सेलेस्ट होता है। ब्रिक बाहर आता है और सेलेस्ट उससे कहती है कि मुझे पता है कि ऑडी ब्रदर्स क्रिमिनल्स को मारते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ब्रिक कहता है कि हम कोई इलीगल काम नहीं करते और तुम्हें हमारी जगह पुलिस से हेल्प मांगनी चाहिए। पर सेलेस्ट कहती है कि वो अपनी हेल्प के लिए उन्हें $25,000 देने को तैयार है और वो उसे कुछ एडवांस भी देती है। जिसके बाद ब्रिक उसे घर के अंदर बुला के मैक्वीन और लिंकन से मिलाता है। सेलेस्ट उन तीनों से कहती है कि उसका रॉब नाम का एक गॉडसन है, जिसे उसके एक्स हस्बैंड कार्लोस ने जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है और कार्लोस एक ड्रग लॉर्ड है जिसके लिए उसके शहर के काफी गैंगस्टर्स काम करते हैं, इसीलिए रॉब को वापस लाने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। पर मैक्वीन पूछता है कि अगर ये कार्लोस इतना ही खतरनाक है तो उसने तुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया, ये जानते हुए भी कि तू उस बच्चे रॉब को उससे अलग करना चाहती है। जिस पे सेलेस्ट अपना टॉप ऊपर करके उन्हें गोलियों के निशान दिखाती है और कहती है कि वो कई बार मुझे मारने की कोशिश कर चुका है। तीनों को सेलेस्ट की प्रॉब्लम सीरियस लगती है और वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में शेरिफ हेनरी से मिलने रीस नाम का एक फेडरल एजेंट आता है, जो उससे कहता है कि पिछले कई महीनों में तुम्हारे शहर में कई शूटआउट्स हुए हैं जिसमें मल्टीपल गैंग्स खत्म हो चुके हैं, पर हर शूटिंग में ऑडी ब्रदर्स का नाम सामने आता है, पर आज तक तुम्हारे डिपार्टमेंट ने उन्हें एक बार भी अरेस्ट क्यों नहीं किया। जिस पे हेनरी कहता है कि अगर गैंगस्टर्स आपस में लड़के मर रहे हैं तो पुलिस को भी उन्हें अनदेखा करना चाहिए। साथ ही वो रीस से कहता है कि सारे स्टेट में सबसे कम क्राइम यही होता है और मुझे पता है कि अपने शहर का लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, जिसके लिए मुझे किसी फेडरल एजेंट की जरूरत नहीं है। एजेंट रीस समझ जाता है कि हेनरी के डिपार्टमेंट से उसे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली और वो स्टेशन से बाहर चला जाता है। उधर ऑडी ब्रदर्स उस बच्चे को बचाने कार्लोस के शहर जा रहे होते हैं, जहां हम देखते हैं कि सिर्फ मैक्वीन और ब्रिक ही आपस में बात कर रहे होते हैं और लिंकन सिर्फ उन्हें सुन रहा होता है, क्योंकि बचपन में अपनी वोकल कॉर्ड इंजर्ड होने के बाद से वो बोल नहीं सकता। सारी रात ड्राइव करके ये लोग कार्लोस के शहर पहुंच जाते हैं और रेस्ट करने के लिए एक होटल में रूम लेते हैं, जब इन्हें शेरिफ हेनरी का कॉल आता है, जो इनके शहर से बाहर जाने की न्यूज से खुश नहीं होता और इन्हें बिना बताए जाने के लिए इन पे नाराज होता है। और तब हमें समझ आता है कि ऑडी ब्रदर्स शेरिफ हेनरी के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि हेनरी का पुलिस डिपार्टमेंट लॉ की वजह से कई क्रिमिनल्स को टच नहीं कर सकता, इसीलिए ऑडी ब्रदर्स उन्हें खत्म करते हैं और शहर को साफ रखने में उसकी हेल्प करते हैं, जिसके बदले में हेनरी उन्हें जेल से बाहर रखता है। ब्रिक हेनरी से कहता है कि हम तीनों बस एक दिन के लिए कहीं बाहर आए हैं और कल सुबह तक वापस आ जाएंगे, और अगली सुबह ये तीनों बिना किसी प्लान के कार्लोस के घर में अपनी कार घुसा देते हैं, जिसके मलबे में कार्लोस और उसका बॉडीगार्ड दब जाते हैं। और अपनी कार से बाहर आते ही तीनों भाई कार्लोस के आदमियों पे फायर ओपन कर देते हैं और उसके कई आदमियों को वहीं खत्म कर देते हैं। अपने भाइयों को गन फाइट में छोड़ के ब्रिक ऊपर जाता है और देखता है कि रॉब एक स्पेशल चाइल्ड है जो व्हील चेयर की मदद से मूव करता है, और ये तीनों रॉब को लेके वहां से भाग निकलते हैं।
कार्लोस का बॉडीगार्ड उसे मलबे से निकालता है और बताता है कि 3 आदमी रॉब को यहाँ से ले गए हैं और अपने इतने आदमियों को मरा हुआ देख के वो बेहद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो तीनों रॉब को लेके इस शहर से बाहर नहीं जाने चाहिए और वो उन तीनों आदमियों को मार के रॉब को वापस लाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट रख देता है, जिसके बारे में शहर के हर खतरनाक गैंग को खबर दे दी जाती है। रॉब के साथ ऑडी भाई शहर से बाहर जाने लगते हैं और वो नोटिस करते हैं कि रॉब ठीक से बोल भी नहीं सकता, जिसके बाद ये सभी रेस्ट करने के लिए एक बार पर रुकते हैं और लिंकन अपने एक डिवाइस और साइन लैंग्वेज के थ्रू रॉब से बात करने लगता है और रॉब भी उन्हें रिप्लाई करता है और हंसने लगता है और उसे स्माइल करते हुए देख के तीनों ऑडी भाई भी बेहद खुश होते हैं। तभी कुछ लड़कियां हैवी मेकअप और बाइक्स के साथ उसी बार के बाहर आती हैं और अंदर आने के बाद ये लड़कियां ऑडी ब्रदर्स को डिस्ट्रैक्ट करने लगती हैं, पर जब उनमें से एक लड़की रॉब की व्हीलचेयर को मूव करके उसे बाहर ले जाने लगती है तब ऑडी ब्रदर्स अलर्ट हो जाते हैं और ये सभी लड़कियां उन पे अटैक कर देती हैं और उस बार में लड़ाई शुरू हो जाती है और हाथापाई के बाद गोलियां भी चलने लगती हैं, पर तीनों भाई उन सभी लड़कियों को मार डालते हैं जो कार्लोस के रिवॉर्ड की वजह से इन्हें मार के रॉब को यहाँ लेने आई थी। पर इनके जाने के बाद बार का ओनर जिसने ऑडी ब्रदर्स के चेहरे देखे थे वो पुलिस को फोन करके अपने बार में हुए इस कत्लेआम के बारे में इन्फॉर्म करता है और उनके बारे में न्यूज में आने लगता है, जिस न्यूज को हेनरी और एजेंट रीस भी देख लेते हैं। अगली सुबह रीस न्यूज़पेपर लेके हेनरी के ऑफिस चला जाता है और कहता है कि ऑडी ब्रदर्स के खिलाफ इतने एविडेंस काफी हैं और मुझे अभी उनके घर की तलाशी का एक वारंट चाहिए। पर हेनरी कहता है कि उन लोगों का घर काफी सालों पहले एक आग में जल गया था और इस वक्त उनका कोई परमानेंट एड्रेस पुलिस के पास नहीं है। पर अब रीस समझ जाता है कि हेनरी उन्हें कवर कर रहा है और रीस कहता है कि मैं ऑडी ब्रदर्स को जरूर अरेस्ट करूंगा और अगर किसी पुलिस वाले का नाम उनकी हेल्प करने में सामने आया तो उसे भी जेल जाना पड़ेगा। जो सुन के हेनरी स्माइल करने लगता है और रीस वहां से चला जाता है। उधर ऑडी ब्रदर्स एक पेट्रोल पंप पे रिफ्यूलिंग के लिए रुकते हैं और मैक्वीन रॉब को लेके स्टोर के अंदर चला जाता है और उसे कुछ खाने का सामान और एक टॉय गन दिलवाता है। बाहर ब्रिक सेलेस्ट को फोन करता है और वो पूछती है कि तुम लोगों ने कार्लोस को जिंदा क्यों छोड़ दिया, क्योंकि अब वो तुम्हारे पीछे किलर्स भेजता रहेगा जब तक उसे रॉब न मिल जाए। पर ब्रिक उससे पूछता है कि रॉब में ऐसा क्या है जो कार्लोस हर हालत में उसे वापस चाहता है और सेलेस्ट उसे बताने लगती है कि रॉब के पेरेंट्स अरबपति थे जिन्हें कार्लोस ने मरवा दिया था और अब उस सारी दौलत का रॉब अकेला वारिस है। पर जब तक रॉब 18 साल का नहीं होता तब तक वो अपनी वेल्थ किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता और रॉब के बड़े होते ही उससे सब कुछ लेके कार्लोस उसे मरवा देगा। और जब मैं कार्लोस की वाइफ थी तब उसने एक रात मुझे ये सब बातें नशे में बताई थी, इसीलिए मैं रॉब को बचाना चाहती हूँ। और ब्रिक कहता है कि हम तीनों रॉब को सेफ रखेंगे। ब्रिक हेनरी को भी फोन करता है पर हेनरी कहता है कि तुम तीनों का चेहरा न्यूज में आ चुका है और इस वक्त तुम एलाबामा वापस मत आना, वरना मैं भी तुम्हें अरेस्ट होने से नहीं बचा पाऊंगा। कुछ खाने के बाद ये रॉब के साथ फिर से अपना सफर शुरू करते हैं जब रास्ते में ब्रिक और मैक्वीन आपस में बहस करने लगते हैं और कार को रोक के बीच सड़क पे लड़ने लगते हैं। मैक्वीन ब्रिक से पूछता है कि वो इतने गुस्से में क्यों हैं, जिस पे ब्रिक उसे सेलेस्ट से हुई सारी बातें बता देता है और कहता है कि अब हम एलाबामा भी नहीं जा सकते और जब तक ये बच्चा हमारे साथ है तब तक वो कार्लोस एक के बाद एक किलर्स भेजता रहेगा और जिंदा रहने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इसे कार्लोस को वापस देके इस प्रॉब्लम से निकल जाएं। मैक्वीन कहता है कि मैं किसी भी हालत में रॉब को वापस कार्लोस के पास नहीं जाने दूंगा, क्योंकि रॉब एक बच्चा है, ना ही कोई अमीर बनने का चेक। जिस पे ब्रिक कहता है कि हम ऐसे सारी उम्र रोड पे नहीं रह सकते और मुझे रॉब से ज्यादा तुम दोनों की चिंता है, क्योंकि मेरी फैमिली तुम दोनों ही हो। मैक्वीन कहता है कि रॉब उसे उनके चौथे भाई की याद दिलाता है जो रॉब की तरह चल नहीं पाता था और उनके फादर से रोज पिटने के बाद एक दिन वो मर गया। वो सब याद करके ब्रिक और लिंकन भी इमोशनल हो जाते हैं और मैक्वीन कहता है कि तब हम तीनों भाई बेहद छोटे थे, इसीलिए अपने भाई को बचा नहीं पाए, पर किस्मत ने हमें एक मौका और दिया है और अब मैं इस बच्चे को कुछ भी होने नहीं दूंगा। और तीनों डिसाइड करते हैं कि ये रॉब को सेफली सेलेस्ट के पास पहुंचा कर रहेंगे। तभी हम ब्लैक पायरेट्स नाम के एक खतरनाक गैंग को देखते हैं जो अपने बड़े से ट्रक में हथियार भर के कार्लोस के कहने पर ऑडी ब्रदर्स के पीछे आने लगते हैं। उनके ट्रक को पास आता देख के मैक्वीन उन पे गोलियां चलाने लगता है और वो लोग इनकी कार के अंदर एक स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं जिससे सभी खांसने लगते हैं और धुआं छटने पर ये रियलाइज करते हैं कि वो लोग रॉब को ले गए हैं और ये तीनों अपनी कार को उस ट्रक के पीछे भगाने लगते हैं। वो गैंग इनकी कार पे अपना ट्रक चढ़ाने की कोशिश करता है और फायरिंग भी करता है, पर क्योंकि रॉब उस ट्रक में होता है इसलिए ये उन पे गोलियां नहीं चलाते और कार के ट्रक के पास जाने पर लिंकन अकेले ही उस ट्रक में कूद जाता है।
और उस गैंग से लड़ने लगता है और एक एक करके वो उस पूरे गैंग को साफ कर देता है और ट्रक को स्लो करके साइड में रोक देता है। पर ब्रिक और मैक्वीन देखते हैं कि उस गैंग की गोली से लिंकन भी बुरी तरह इंजर्ड हो गया है और वो दोनों लिंकन और रॉब को उस ट्रक से बाहर निकालते हैं। उस ट्रक की तरह इनकी कार भी बुरी तरह डैमेज होकर खराब हो चुकी होती है, इसीलिए मैक्वीन रॉब को गोद में उठा लेता है और ब्रिक लिंकन को रॉब की व्हीलचेयर पर बिठा देता है। जिसके बाद ये चारों पैदल ही रोड पे चलने लगते हैं जब एक वैन इनके पास आके रुकती है जिसमें एरियाना नाम की एक लड़की जो एक नर्स होती है रुक के इन्हें हेल्प ऑफर करती है। पर इस वक्त इन्हें किसी पे भी भरोसा नहीं होता, पर लिंकन की हालत देखते हुए ये रिस्क लेके उस वैन में बैठ जाते हैं और एरियाना लिंकन की ड्रेसिंग करने लगती है। उधर एजेंट रीस ऑडी ब्रदर्स की हिस्ट्री के लिए शहर के सभी आर्काइव्स की फाइल देख रहा होता है जब उसे एक काफी पुराना न्यूज़पेपर का आर्टिकल नजर आता है जिसमें हेनरी एक आदमी की डेथ के बाद उसके 3 बच्चों को रेस्क्यू कर रहा है और ये तीनों बच्चे कोई और नहीं बल्कि ऑडी ब्रदर्स ही थे। और अब रीस समझ जाता है कि कैसे बिना अडॉप्ट करे भी उसने इन 3 बच्चों को पाला, इसीलिए ऑडी ब्रदर्स हेनरी के लिए शहर को क्राइम फ्री रखते हैं। इस खुलासे के बाद रीस हेनरी के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे पता है कि उसका और ऑडी ब्रदर्स का क्या रिश्ता है। साथ ही उसने पुलिस फंड से मिसिंग पैसे को भी उसके बैंक अकाउंट तक ट्रेस कर लिया है, जो पैसा उसने उन तीनों को पाल के बड़ा करने में खर्च किया है। रीस कहता है कि इतने एविडेंस के साथ वो उसे सस्पेंड करवा के जेल भेज सकता है, पर उसे सिर्फ ऑडी भाइयों को जेल भेजना है, इसलिए वो उन्हें पकड़वाने के लिए हेनरी को फोर्स करने लगता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग एरियाना को इन्हें मिसिसिपी के एक घर के पास छोड़ने को कहते हैं और इन्हें ड्रॉप करते हुए एरियाना कहती है कि लिंकन को इस वक्त एक हॉस्पिटल की जरूरत है, इसीलिए इसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा देना। जिसके बाद वो इन्हें गुड बाय कह के चली जाती है। ब्रिक लिंकन को उस घर के अंदर लाता है और सेलेस्ट को कॉल करके उसे घर की लोकेशन दे देता है और बाहर मैक्वीन रॉब के फेस पे एक मास्क बनाता है और उसे एक खाली गन दे के कहता है कि हम सारे भाई बचपन में ऐसे ही खेला करते थे और आज से तू भी ऑडी फैमिली का ही हिस्सा है। मैक्वीन रॉब को लेके घर के अंदर आ जाता है और देखता है कि लिंकन की हालत खराब होती जा रही है। जब उसी घर के बाहर सेलेस्ट अपनी कार से पहुंच जाती है, पर तभी सेलेस्ट की कार पे फायरिंग होने लगती है और हम पेड़ों के पीछे से निकल रहे एक और नेटिव अमेरिकन गैंग को देखते हैं जो काफी खतरनाक हैं और असला बारूद के साथ साथ तीर कमान से भी लड़ना जानते हैं। और ब्रिक और मैक्वीन सेलेस्ट को बचाने के लिए घर से बाहर आते हैं और उस गैंग पे फायरिंग करने लगते हैं। ब्रिक सेलेस्ट को लेके वापस घर में आ जाता है और रॉब को एक बाथरूम में छुपा देता है, पर मैक्वीन बाहर रह जाता है जिसे एक अटैकर अपनी बाइक के साथ घसीटता हुआ खींच के ले जाता है। इस गैंग का लीडर अंदर घुस के रॉब तक पहुंच जाता है, पर बुरी तरह घायल होने के बाद भी लिंकन उसे बचाने के लिए उठ खड़ा होता है और उससे लड़ने लगता है। अब तीनों भाई बुरी तरह घायल होते हैं और एक अटैकर मैक्वीन को चाकू से खत्म करने वाला होता है जब हेनरी रीस के साथ वहां आके उसे शूट कर देता है और उन्हीं के पीछे पुलिस और एम्बुलेंस भी वहां आने लगती हैं। मैक्वीन रीस के सामने सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है ताकि सेलेस्ट रॉब को लेके यहाँ से सेफली निकल सके। और पुलिस वैन में बैठने से पहले मैक्वीन रॉब से कहता है कि तुम हमेशा हमारे भाई रहोगे, और रॉब लिंकन की डिवाइस यूज करके उसे थैंक यू कहता है और ऑडी भाइयों को जेल भेज दिया जाता है। इनके जेल जाने के बाद एक दिन कार्लोस को एक कोरियर मिलता है जिसमें सेलेस्ट ने यू लूज लिखा होता है और पैकेज के अंदर एक बॉम्ब रखा होता है जिसके ब्लास्ट से कार्लोस का चैप्टर खत्म हो जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 5 साल के बाद ऑडी भाई जेल से बाहर आ जाते हैं, जहां इन्हें सेलेस्ट का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उन्हें $25,000 भेजे होते हैं। और रॉब जो अब सुपर रिच बन चुका होता है उसने इनके लिए एक कस्टमाइज्ड ट्रक भेजा होता है और इनके जेल से बाहर वॉक करते हुए ये स्टोरी खत्म हो जाती है। एक और ऐसी मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।